नमस्ते प्यारे बच्चों। दुर्गेश गुरुजी 9161 में आपका स्वागत है। आइए आज हम हिंदी की शुरुआत करते हैं पुनरावृत्ति रिवीजन की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। ठीक है, आइए देखते हैं हम कक्षा चार का रिवीजन करते हैं। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित जो यहाँ लिखा गया है अपठित गद्यांश। अपठित मतलब जो हम पढ़े ना हो, जो हमारे बुक से बाहर हो या हमारे पुस्तक से किताब से बाहर पूछा जाएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश मतलब ये जो दिया गया है पैराग्राफ, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए हम पहले यह जो गद्यांश दिया गया है इसको हम पहले पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ लीजिए आपका तीनों आंसर मिल जाएंगे इसमें। देखो शुरुआत में क्या लिखा है पहले, समस्त जीवधारी संसार के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी हैं संसार में, संसार के समस्त जीव जंतु या किस पर निर्भर रहते हैं, किस पर आश्रित रहते हैं? पेड़ पौधे पर। ठीक है, यह निर्भर रहते हैं। अनेक प्रकार के फल, मेवे, अनाज, सब्जियां आदि पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होते हैं। आदि जो है किससे मिलते हैं? ये सभी किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से। कैसे? जो संसार के सभी फल जीव जंतु हैं, संसार के समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। और जो फल, मेवे, अनाज, सब्जियां आदि जो हमें मिलते हैं, या कहाँ से मिलते हैं? या जो हम सब्जियां खाते हैं या जो फल हम खाते हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं? सभी पेड़ पौधों में ही तो होते हैं। ऐसा तो नहीं ज़मीन में आ जाते हैं अपने आप खुद से, तो यह पेड़ पौधों से ही मिलते हैं ना। तो यह पेड़ पौधों पर इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जिन पेड़ पौधों में रेशे होते हैं, ध्यान दें रेशे, कुछ पेड़ पौधों में होते हैं रेशे, जिन पेड़ पौधों से रेशे होते हैं उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र क्या है? वस्त्र का मतलब कपड़ा, जो हम पहनते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। यही नहीं, पेड़ पौधे हवा को शुद्ध तथा स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे जो है हवा को स्वच्छ रखने में, शुद्ध रखने में सहायता करते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, यह किसके द्वारा स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है? पेड़ पौधों के ही कारण शुद्ध होता है ये। इन्हीं के कारण हमें जो है शुद्ध हवाएं मिलती हैं, हमें स्वच्छ ऑक्सीजन हम लेते हैं शुद्ध एकदम। और इन्हीं के कारण हमें सांस लेने में स्वच्छ हवा मिलती है। ठीक है, किसके कारण? पेड़ पौधों के कारण। वनस्पतियों से हमें अनेक प्रकार की, देखिए यहाँ लिखा ना, वनस्पतियों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, मसाले, तेल आदि प्राप्त होते हैं। किससे? वनस्पतियों से। वनस्पति मतलब जो जंगल में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, ये सब एक वनस्पति हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण हमें स्वच्छ हवाएं मिलती हैं, जड़ी बूटी, मसाला, तेल ये सब मिलता है। जंगलों, बड़े बड़े जंगलों में वनस्पतियां, बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। आज भी बड़े बड़े जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। जो जड़ी बूटी को पहचानते हैं वो पा जाते हैं, हम लोग नहीं पहचानते, नहीं पा पाते। देखते हमारे पास आस पास रहता है फिर भी हम नहीं ले पाते। और इसी बात से यह स्पष्ट है, इसी बात से यह पक्का हो गया है, स्पष्ट मतलब यह कन्फर्म हो गया है, डन हो गया है कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। भाई सही है। जब पेड़ पौधे रहेंगे तो मानव, पशु पक्षी संसार में, इस पृथ्वी पर जीव रहेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवन संभव नहीं है, फिर असंभव है। तो पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन असंभव है। असंभव का मतलब जीव रहेगा ही, नष्ट हो जाना। असंभव का मतलब
कि हम इस पे नहीं जीवित रह पाएंगे, असंभव जो संभव ना हो। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न, अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि समस्त जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। अनेक प्रकार के फल, मेवे, अनाज, सब्जियां आदि पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जिन पेड़ पौधों में रेशे होते हैं उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। यही नहीं, पेड़ पौधे हवा को शुद्ध तथा स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। ठीक, इन्हीं के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलती है। वनस्पतियों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, मसाले, तेल आदि प्राप्त होते हैं। इस बात से यह स्पष्ट हो गया है कि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन असंभव है। ठीक, अब देखो बेटा पहला क्या लिखा है, पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि समस्त जीवधारी किस पर निर्भर हैं। जो संसार के सभी जीव जंतु हैं किस पर निर्भर हैं, किस पर आश्रित हैं, किस पर, पेड़ पौधों पर। तो कहाँ लिखा है, देखो इसी कलर में, ये देखो रेड कलर में, समस्त जीवधारी किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर। ठीक है ना, लिखा है ना, समस्त जीवधारी किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर निर्भर है। ठीक, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं, अभी हमने देखो पढ़ा यहाँ पे ना, देखो अनेक प्रकार के, देखो ये लिखा है अनेक प्रकार के फल, यहाँ देखो मेवे, अनाज, सब्जियाँ आदि पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जो फल है, मेवे हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं जो हम खाते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसके कारण हमें सांस लेने में स्वच्छ हवा मिलती है। किसके कारण हमें सांस लेने में स्वच्छ हवा मिलती है, किसके कारण, पेड़ पौधों के कारण। कहाँ लिखा है, ये देखो, आइए देखते हैं। ये देखो यहाँ से देखो लिखा है ना, पेड़ पौधे हवा को शुद्ध तथा स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी मिलती है। ठीक है ना, देखो ये येलो कलर का, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है तक, ये तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है ना, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, ये तो पैराग्राफ में मिल गया आंसर। अब देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न में क्या करना है हमें, हमें जो है कुछ यहाँ पंक्ति दिए रहेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें, इन पांचों में से एक आएगा। ठीक है, इन पांचों से एक आएगा। कुछ पंक्ति यहाँ दिए गए हैं, इनको पूरा कीजिए। ठीक है, कुछ पंक्ति यहाँ दिए गएंगे और वो आधे ही दिए रहेंगे, जैसे घिर घिर कर बादल, बस यहीं तक रहेगा। उसके बाद आपको पूरा करना होगा, ये जो छाया है लिखा है ये आपको पूरा करना होगा। ठीक है ना, तो घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है, नाव बनाओ नाव बनाओ लेसन से है ये, नाव बनाओ पाठ से है। घिर घिर कर बादल छाया है, ये छाया है मैंने अभी लिख दिया, ये रिवीजन आप करो, पढ़ लो। उसके बाद ये वहाँ पेपर में नहीं लिखा रहेगा, पेपर में ये खाली जगह ऐसे दिए रहेंगे, आपको जो है यही करना होगा। ठीक है, और ये देखो, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ये सागर भर लाओ। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है, पापा कहते, देखो लिखा है ना, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। ये उलझन से लिया गया है, किससे है, उलझन पाठ से है कि पापा कहते, अब यहाँ पे देखो लिखा है बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। देखो और ये क्या लिखा है, सबकी अलग अलग अभिलाषा, ये भी उलझन से ही है, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, ये सबकी अलग अलग लिखा है। अब यहाँ पे एक कुछ पंक्ति ऐसे खाली दिए गए हैं, ये आपको यहाँ जो है चुन के लिख लेना है। ठीक है, फिर देखो पांचवा क्या कह रहा है, वह देखो पानी आया है, क्या आया है, पानी, ये नाव बनाओ से है।
वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है, तुम भी रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। एक छोटी बहन अपने भाई से कहती है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 5वें प्रश्न पे हम चलते हैं। लिखा है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? नाव। ये नाव बनाओ नाव बनाओ से है। जब बरसात का मौसम होता है, बारिश खूब तेज़ रहती है, एक छोटी बहन अपने भाई से कहती है कि भैया तुम भी नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो अपने भैया को बुलाती है कि भैया जल्दी आओ, खूब तेज पानी बरस रहा है चारों तरफ, और नाव बनाओ। नाव जो है कितना भी पानी क्यों ना बरसे, लेकिन नाव जो है तैरते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। अब देखो 6वां प्रश्न कह रहा है कि राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। ये दान के हिसाब से है, उसी लेसन से है ये, दान का हिसाब। तो दान के हिसाब में आपने पढ़ा है कि राजा किसी को दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि मैं दे दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, मेरा राज दरबार खाली हो जाएगा, तो मैं अपने अपने प्रजा की कैसे सेवा करूंगा, मैं दूसरे को दान नहीं देना चाहूँगा। वह बहुत कंजूस था, वो जानता था मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, मेरा राज भंडार खाली हो जाएगा। तो वह राजा जो है दान किसी को नहीं देना चाहता था क्योंकि वो कंजूस था, क्योंकि वह कंजूस था, इसलिए वो दान नहीं देना चाहता था। और देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे। शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। पापा ऐसे 6-7 मन उनका बदला था, लास्ट में डॉगी बनना चाहते थे, उसके बाद फिर वो अच्छे इंसान बनना चाहे। ठीक है ना। और देखो 8वां प्रश्न कह रहा है कि नसीरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। नसीरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? आपने पढ़ा होगा कि दोस्त की पोशाक से है ये, दोस्त की पोशाक से 8वां प्रश्न है कि नसीरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। उनके दोस्त का जमाल साहब नाम था। नसीरुद्दीन जो है अपने दोस्त को अपने पड़ोसी के यहाँ लेके गए थे घुमाने के लिए, तो उनके दोस्त का नाम जमाल साहब था। ठीक है। अब देखो आ गया नाव के बारे में 5 वाक्य लिखो। ये नाव बनाओ आपने पढ़ा होगा, उसी से है ये। नाव के विषय में आपको 5 वाक्य लिखने हैं नाव के ऊपर। ठीक है, आपको नाव के ऊपर जो है 5 वाक्य लिखने होंगे। नाव बनाओ। देखो नाव के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। नाव लकड़ी लोहे स्टील आदि से बनी होती है। नाव जो है लकड़ी लोहे स्टील आदि से बनी होती है। नाव के बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। पहला हो गया कि नाव जो है लकड़ी लोहे स्टील से बनी होती है। नाव कागज़ से भी बनी होती है, आप भी बना सकते हो, देखो जैसे आपने बनाया भी है ना। आपके में लिखा है नाव बनाओ, ये लेसन से है, तो आप लोग भी बहुत बार ये प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। ठीक है। और देखो दूसरा क्या है, आप 5 वाक्य लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाव जहाज से छोटी होती है। नाव जो है जहाज से छोटी होती है। एक नाव को पानी पर तैरने के लिए डिज़ाइन भी किया जाता है। आपने देखो ये डिज़ाइन किया है, देख रहे हो ना, ये आपने डिज़ाइन भी किया है, कागज़ का बना हुआ है। ठीक है। नाव का उपयोग यात्रा के लिए, मनोरंजन के लिए और खेल के लिए भी किया जाता है। नाव का उपयोग जो है पहले लोग यात्रा के लिए करते थे और आज भी है। ठीक है। और मनोरंजन के लिए भी, खेल के लिए भी, खेल के लिए आप यूज करते हो ना, आप जो है नाव बनाते हो कागज़ का, खेलते हो बना बना के। नाव दान के नाव बनाओ लेसन है ये हमारे में, है ना। फिर देखो क्या लिखा है, नाव का प्रयोग प्राचीन काल से, नाव का प्रयोग प्राचीन काल से यात्रा के लिए किया जा रहा है। नाव का प्रयोग प्राचीन काल से यात्रा के लिए किया जा रहा है। देखो लिखा है ना, नाव का प्रयोग प्राचीन काल से यात्रा के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है?
देखो लिखा है, नाव का प्रयोग प्राचीन काल से यात्रा के लिए किया जा रहा है। नाव जो है बहुत पहले से ही यात्रा के लिए उपयोग में लाया जाता है। लोग यात्रा करते हैं इससे, आवागमन के लिए आते जाते हैं लोग। देखो एक नाव के विषय हो गया। अब देखो यहाँ अथवा करके दिया है कि अकबर और बीरबल के विषय में 5 वाक्य लिखना है। अकबर और बीरबल के ऊपर 5 वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है ना, अकबर और बीरबल, और ये देखो उनकी पिक्चर भी दी गई है। अकबर और बीरबल के विषय में 5 वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है। देखो अकबर और बीरबल के विषय में 5 वाक्य लिखना है। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। देखो ये लिखा है ना, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, ठीक है। और दूसरा क्या है? बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चलती थी। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, बहुत चालाक थे बीरबल। उनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चलती थी, बहुत बुद्धिमान था। अपने अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ी होगी। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के कारण पूरे विश्व में मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध मतलब फेमस, प्रसिद्ध फेमस थे, मशहूर थे। और अकबर ने बीरबल के लिए जो है फतेहपुर सीकरी में जो है एक महल का निर्माण भी करवाया था। अकबर जो है बीरबल के लिए, बीरबल को बहुत प्रिय थे ना, अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे, उनका खास मंत्री थे, तो इसलिए जो है ये बहुत प्रिय थे। इनके लिए जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में एक महल का निर्माण भी करवाया था। किसके लिए? बीरबल के लिए, ठीक है। आज भी बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से बड़े चाव से लोग पढ़ते भी हैं। देखो लास्ट में लिखा है ना कि आज भी बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से बड़े चाव से लोग क्या करते हैं? पढ़ते भी हैं। उनका जो कहानी है बीरबल के विषय में लोग जानना चाहते हैं। आज भी लोग उनके बड़े उत्सुक, बड़े जिज्ञासा रहता है लोगों को, बीरबल की कहानी पढ़ा जाए, बीरबल के विषय में जानो, सीखो। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। अथवा करके दिया गया है। अथवा में देखो दिया गया है कि खेल के महत्व पर 5 वाक्य लिखना है। देखो अथवा करके दिया है, ठीक है ना। चाहे आप वो लिखते, चाहे ये लिखो, चाहे आप खेल के विषय में लिख दो, तीनों में से आपको एक लिखने होंगे, ठीक है ना। खेल के महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। किसी भी खेल, देखो ये है ना, ये देखो ये खेल रही है वॉलीबॉल, ये क्रिकेट, और ये देखो फुटबॉल, ठीक है ना। तो इनके विषय में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। कोई जो आपको खेल आपका फेवरेट हो, जो आपको पसंद है खेल, उसके विषय में आप 5 वाक्य लिख सकते हो, ठीक है। देखो पहला है, हमने लिखा है कि जीवन में खेलों का महत्व उतना ही है जितना कि शिक्षा का। आप स्वस्थ रहने के लिए खेल खेलते हैं ना, बिना खेले आप पढ़ भी नहीं सकते हैं या कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। खेल एक बार ज़रूर है, 24 घंटे में लोग एक बार खेलते ज़रूर हैं। क्रिकेट खेल लें, वॉलीबॉल खेल लें, फुटबॉल खेल लें, खेलते ज़रूर हैं। जैसे आप लोग जब स्कूल से जाते हो तो खेलते हो ना, तो खेल का महत्व कितना ज़रूरी है फ्रेश होने के लिए। या आप स्कूल के टाइमिंग में आपको चाहे 1 पीरियड गेम का होता भी है ना। तो इसलिए खेल का महत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी, जितना कि शिक्षा का उतना ही खेल का भी महत्व है। खेल हमारे शरीर और दिमाग को तंदुरुस्त बनाते हैं। खेल जो है हमारे दिमाग को जो है क्या करते हैं? शरीर को भी फिट रखते हैं और दिमाग को हमारे तंदुरुस्त रखते हैं, फिट रखते हैं एकदम। दिमाग को भी हमारा ताज़ा रखते हैं। खेल खेलो एकदम फ्रेश हो जाओ, फिर चलो पढ़ने लगो, है ना। फिर देखो क्या है, खेल मनोरंजन करने का एक बहुत ही शानदार साधन है। खेल जो है
मनोरंजन करने का एक बहुत ही शानदार साधन है ना। ये मनोरंजन के लिए जब आप खेल खेलोगे ना, मनोरंजन करोगे तो आराम से एकदम फ्रेश माइंड से फिर पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, खेल खेलने से हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आप जो है व्यायाम करते हो ना, सुबह जो है उठते हो, योगा करते हो, इससे जो है वो भी एक खेल है। योगा आप करो बढ़िया से, आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। क्रिकेट खेलते हैं लोग, वो भी उससे भी मांसपेशियां मजबूत। हर खेल, कोई भी खेल आप जो खेलोगे उससे आपके शरीर को फ़ायदा ही है। खेल हमारे जीवन में शारीरिक विकास के साथ साथ, देखो आगे क्या लाइन है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी करता है। खेल जो है हमारे जीवन में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी करता है खेल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समानार्थी शब्द लिखना है, समान अर्थ वाले शब्द। ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल का पर्यायवाची, जल का अर्थ क्या होता है, तो जल का पानी होता है, नीर होता है। देखो अपने ट्रेन में जब जाते होंगे आप, तो आप वहाँ से बोतल लेते होंगे ना पानी का, तो उसमें लिखा होता होगा नीर या अमृत है। भाई पानी हमारे लिए अमृत तो है ही, तो पानी, नीर, अमृत ये जल का पर्यायवाची है, जल का समान अर्थ है, समानार्थी शब्द है। और बादल का समानार्थी शब्द घन, जलद, मेघ। घन देखते नहीं आप, पहला है ना झब्बर झब्बर बालों वाले, तो उसमें घन जैसे एकदम फुले फुले बादल है ना। उसके बाद जलद, मेघ, ये सब क्या है, बादल के पर्यायवाची हैं। और जंगल का क्या है, कानन, वन, अरण्य। वन तो आप जानते ही होंगे, कानन देख, एक इसमें से आपको एक लिखने होंगे। ठीक है, और नाव है, देखो नाव का नौका, पतंग, जलयान, जल पे चलने वाला, नाव का पर्यायवाची हो गया, है ना। इसमें से आपको एक पूछा जाएगा और ये नहीं दिया रहेगा, जो यहाँ से है ये आपको वहाँ नहीं दिया रहेगा, ये आपको सिर्फ ये खाली रहेगा, उसमें से आपको लिखने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट जो है विलोम शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे भारी, भारी का विलोम क्या होगा, हल्का। भारी मतलब वजन, आपका वेट कितना है। और हल्का, एकदम हल्का। जैसे आप घर से जब आते हो तो ये भारी अपना बैग लेके आते हो, वाटर बॉटल रहता है, लंच रहता है, तो इसलिए भारी रहता है। और जब आप स्कूल से जाते हो तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है ना। और फिर दिन देखो लिखा है, दिन, दिन का अपोजिट क्या होता है, रात। दिन में उजाला रहता है, रात में अंधेरा रहता है ना। फिर देखो तीसरा है पुराना, पुराना ओल्ड हो जाता है, वो पुराना पहले नया होता है, फिर पुराना हो जाता है। तो ये दोनों विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द, अपोजिट। नाम है और ये अनाम है, नाम का अपोजिट अनाम। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनका हमें अर्थ लिखना है। जैसे लिखा है कोशिश, कोशिश का अर्थ क्या होगा वो आपको लिखना है। कोशिश का लिखा है प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा। आप प्रयत्न करो, बिना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप एक चीज़ को आप बार बार करोगे, कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो वह चीज़ ज़रूर ज़रूर आप सफलता उसमें आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है ना। जैसे आप एक बार पढ़ो नहीं याद हो रहा है, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, पढ़ते रहोगे, 2-4 बार जब पढ़ोगे आप तो याद हो जाएगा पक्का। अब देखो नौका लिखा है, नौका मतलब नाव। नौका पर्यायवाची क्या है, वो क्या है, अर्थ क्या है, नौका का अर्थ है नाव, जलयान या जलपात्र या तरंग। ये नौका का क्या है, अर्थ है, नौका का उस शब्द का अर्थ है ये। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सर्वनाम शब्द को पहचान कर उस पर गोला लगाओ। गोला मतलब ऐसे गोला कर देना। ठीक है,
सर्वनाम सब इसमें कौन से हैं वही पहचानना, इसमें से आपको दिया रहेगा। और देखो उस संज्ञा के स्थान पर सबसे सरल पहचानने का अर्थ है कि संज्ञा के स्थान पर जो लिखा रहता है वो सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं हम, यूज़ मिलाते हैं, वही सर्वनाम होता है। ये देखो यह लिखा है वह क्या है? सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तुम। अगर यहीं लिख देता मैं राम, क्या लिख देता? राम लिख देता, राम खेल रहा है, तो राम क्या हो जाता? राम संज्ञा है, ठीक है ना। अब राम के स्थान पर वह आ गया तो वह क्या है? संज्ञा के स्थान पर आ गया तो वह सर्वनाम हो गया। तुम पढ़ रहे हो, तुम सर्वनाम है। देखो मैंने यहाँ दिया गया है, दिया हूँ, वहाँ नहीं रहेगा ये, ठीक है। पेपर में आपके ये नहीं रहेगा, सिर्फ आपको जो है यही सेंटेंस दिया रहेगा ये, और आपको उसमें से पहचान कर गोला लगाना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द बताइए। जो विशेषण शब्द है, शब्द को क्या करना है? इसमें लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में विशेषण शब्द, जो ये शब्द दिए गए हैं इसमें हमें विशेषण शब्द लगाने हैं। जैसे वह पेड़ है, वह पेड़ कैसा पेड़ है? वह सुंदर पेड़ है। सुंदर एक विशेषण है, हाँ वह सुंदर है। और यहीं आप लगा दो काला, वह काला है, तो वो भी विशेषण हो जाए। वो लाल, पीला, नीला, हरा, वो सब क्या होगा? एक विशेषण है। नया, पुरान, जो भी आप लगाओगे सब विशेषण है, उसकी विशेषता बताए वही विशेषण है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है वह पेड़ है, वह कैसा पेड़ है ये नहीं पता, लेकिन अगर लगा दोगे वहाँ पे वह सुंदर पेड़ है, तो उसकी विशेषता क्या है? वह सुंदर है पेड़। और वह पेड़ है, वह पेड़ कैसा पेड़ है? पुराना पेड़ है, आप पुराना लगा दोगे, वह पुराना पेड़ है। वह लाल पेड़ है, वह पीला पेड़ है, वह नीला पेड़ है, ठीक है। ऐसे जैसे लिखा है, देखो तीसरा है कि रोहन की कमीज, अब यहाँ पे लिखा है लाल, ठीक। रोहन की कमीज कैसी है? लाल है। अगर यहाँ लिख दोगे आप लाल, तो रोहन की कमीज लाल है, वह एक जो है विशेषण है। अगर वही लाल के स्थान पर काला होता तो भी विशेषण होता, नीला होता तो भी विशेषण होता, नया होता तो भी विशेषण, क्योंकि वह कमीज उनकी नई है। उनकी विशेषता क्या है कमीज की? कि नया है। नया है, पुराना है, जो भी आप लगा दोगे वह एक विशेषण हो जाएगी। विशेषण में विशेषता बताए, हाँ वह कैसा है। जैसे भोजन बहुत क्या है? तीखा है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। देखो यहाँ लिखा है स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्या है? क्या है? विशेषण है। शीतल के बाल लंबे हैं, शीतल के बाल छोटे हैं, वो भी विशेषण है, छोटा है। लेकिन यहाँ लंबा लिखा है, तो शीतल के बाल लंबे हैं, वो भी एक विशेषता है। आप बता रहे हो कि हाँ उसके बाल बहुत लंबे हैं, है ना, तो उसकी विशेषता है। आपने विशेषता उसकी बताई कि उसके बाल लंबे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट प्रश्न में है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, ठीक। कुछ मुहावरा हमें दिया गया है यहाँ पे, इसका हमें अर्थ बताना है कि ईद का चाँद होना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ईद का चाँद होना, बहुत कम दिखाई देना। जैसे कहते नहीं है कि ईद का चाँद हो गए हो, कहाँ रहते हो पता नहीं चल रहा है तुम्हारा इतने दिन से। ईद का चाँद कभी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, इसीलिए लोग बोलते हैं ईद का चाँद हो गया हो, मतलब बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे हो, बहुत कम दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या है? कलाई खुलना। कलाई खुलना, जैसे आप मुट्ठी में कोई चीज़ लिए रहो, बंद रखो, और वह जब आप बोलो कि मैं इसमें ये इतना ये चीज़ लिया हूँ, और जब आपकी उसमें कुछ और लिए कुछ ना रहो, बताओ ये मैं लिया हूँ, बताओ मैंने 100 रुपये ले रखा है अपनी मुट्ठी में, और मुट्ठी में आप झूठ बोल रहे हो, आपकी मुट्ठी खाली है, ठीक। और कोई खोल दे मुट्ठी, तो जब कुछ ना रहे तो क्या होगा? भेद प्रकट हो जाएगा, लो आप जो बोल रहे थे नहीं है, या फिर जो लिए थे वो है, ठीक है ना। तो भेद प्रकट हो जाना, मुट्ठी खुल जाना मतलब, कलाई खुलना मतलब भेद प्रकट हो जाना, जो था सामने आ गया। आग बोना मतलब झगड़ा लगाना। आग बोना मतलब कहीं हो रहा है, उसमें आप जाके व्यंग बोलो, लड़ाई लगा दो, झगड़ा लगा दो। ये आग बोना मतलब झगड़ा लगाना। आग बबूला होना, अगर आपसे मैं कोई चीज़ पूछूं, आप गुस्सा नहीं हो जाते हो, तो मतलब अति क्रोधित होना। आग बबूला मतलब अति क्रोधित होना। आग बबूला अति गुस्सा हो जाना या क्रोधित हो जाना। और आकाश छूना,
कहते ना, इतना ऊंचे हो गए हो, बड़े यार ऊंचाई भक्ति चली जा रही है आपकी, बड़े लंबे हो जा रहे हो, एकदम आसमान छू जा रहे हो। तो आकाश छूना मतलब बहुत ऊंचा होना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। 18 नंबर क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको ऐसे कई सारे वाक्यांश दिए गए हैं, उसके लिए आपको कम शब्दों में लिखना है। जैसे जहाँ पर चार राहें मिलती हों चौराहा, जहाँ पर चार राहें मिलती हों क्या कहते हैं, चौराहा। जैसे देखो, आप लाइफ स्टाइल के सामने देखो, चार राहें हैं ना, तो जहाँ पर चार राहें मिलती हों, चार रास्ता का चौक हो, वही चौराहा कहा जाएगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्या है, जो बीत गया हो। आप कक्षा 3 में थे, अब 4 में आ गए हैं, तो जब कक्षा 3 में थे, क्लास 3 में थे, तो वह अतीत है। बीती हुई बात जो है अतीत कहलाती है। ठीक है ना, जो बीत जाए उसे हम अतीत कहते हैं। और जो देखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके, अदृश्य। और जो समय पर ना हो, जो असामयिक, जो समय पर ना हो असामयिक होता है। और गंगा का पुत्र, गांगेय। यह जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे वाक्य दिए रहेंगे, उसमें से एक, इसमें से एक दिया जाएगा, उसमें से आपको एक लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट है 19 नंबर, देखो 19 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन लिखना है। ये तो बहुत सरल है, बहुत इजी है। किताब का, किताबें। नदी का, नदियाँ। लड़का, लड़के। माता, माताएं। किताब एक आपके पास है ना, एक रात, रातें। आपके पास एक बुक है, एक पुस्तक, और उसी में आप खूब सारी बुक रख दो, खूब सारी किताबें रख दो, किताबें हो जाएंगी। एक रहेगा तो किताब है, खूब सारी रहेंगी तो किताबें हो जाएंगी। नदी एक रहेगा, एक रहेगी तो नदी है, और खूब सारी नदियाँ दिखेंगी तो नदियाँ हैं। लड़का एक रहेगा तो लड़का रहेगा, और दो चार लड़के एक साथ बात करेंगे तो लड़के हो जाएंगे ग्रुप में। माता एक, अगर खूब सारी माताएं, महिलाएं खड़ी हैं तो माताएं बोलेंगे हमने। रात एक, और अगर मान लीजिए कोई पुरानी बात आप चर्चा कर रहे हो, आज इस दिन, आज की रात में, या एक दिन रात में आप कोई बात चर्चा करो कि आज की रात ये हुआ, फिर बोलो कि यार पुरानी बातें, जब कोई पुरानी बात याद करो, बोलो बहुत सारी रातें बीत गई हैं, बहुत पहले की बात है ये कहानी, कई सारी रातें बीत गई हैं इसमें। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। जो है लिंग उसके बदलना, जैसे माता का पिता। ठीक है, और लेखक का लेखिका। भतीजा, भतीजी। दादा, दादी। लड़का, लड़की। ये देखो बहुत सरल, इसमें से आपको दो पूछा जाएगा, कोई पूछ सकता है दो। तो माता का पिता होगा, लेखक लेखिका, भतीजा भतीजी, दादा दादी, लड़का लड़की। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले मतलब राइमिंग वर्ड। ये देखो है ना, तुक शब्द। तुक मतलब राइमिंग वर्ड, जैसे नाम, काम। ये नाम वहाँ दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको नहीं दिया रहेगा वहाँ पे, ये आपको अपने मन से लिखने होंगे। ठीक है ना, यहाँ तो मैंने दे दिया है, और वहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा ये सब। ठीक है, वहाँ पे आपको लिखने होंगे, जैसे नाम का, काम, छोटू, मोटू, आन, बान, शिमला, बिमला, आदर, नादर। ये सब जो है क्या है, राइमिंग तुक वाले वर्ड हैं। ठीक है, तुक वाले शब्द हैं, आपको यही लिख देना, उसमें एक लिख देना बस, एक दो पूछेगा ही। देखो 22 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों को जोड़कर लिखो। ये तो बहुत ही इजी है। जैसे इसमें क्या करना है आपको, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है ना, ये देखो ध्यान से, जो ये प्लस का निशान दिख रहा है, ये यही हटा देना है बस, पाठशाला। तो जब हटा दोगे पाठशाला हो जाएगा। ऐसे आपको दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा वहाँ पे, ये आपको वहाँ नहीं रहेगा, यही रहेगा। तो आपको यही पाठशाला, यही प्लस का निशान हटा के लिख दो, पाठशाला। गौशाला, ये प्लस का निशान हटा दो बस, गौशाला।
हट लिखा है, ये प्लस का निशान हटा दो, ह और ट, हट। विद्या लिखा है, आलय, विद्याधन, आलय, तो ये प्लस का निशान हटा के ये आ भी हटा देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। देखो ये प्लस का निशान इसमें भी हटा दो, ग और जा जोड़ दो, गज। तो है ना, बहुत इजी है, आपको इसको जोड़ कर लिखना होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, ई की मात्रा वाले शब्द लिखिए। ई की मात्रा वाले, देखो ये तो, और ई, ये जो है ई ना बड़ी ई है। छोटी ई कैसी होती है, ऐसे रहेगी, ये छोटी ई है, इस पर मात्राएं नहीं रहेंगी तो जान लेना छोटी ई है। और जो बड़ी ई होती है उस पर ऐसे मात्राएं रहती हैं ये। लेकिन अगर हम अलग से लिखेंगे इसकी मात्राएं, तो छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है और बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ई पे हम ए लगा देंगे तो गलत माना जाएगा, इसलिए बड़ी पे रहेगी, छोटी पे नहीं रहती ऊपर, ठीक है। तो बड़ी ई देखो ये ऊपर दिया गया है ना, इस पे ऊपर है, तो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। तो खीर लिखा है यहाँ पे, बड़ी की मात्रा लगा है ना, खीर, दीदी, पानी, चीर, तीर, जो इस तरफ मात्रा रहेगा ऐसे मात्रा, वो जान लेना वो बड़ी की है, ठीक है। तो इनमें से एक शब्द आपको लिख देने हैं, पूछेगा ई की मात्रा वाले शब्द लिखिए, तो इन्हीं में से कोई एक लिख दो, या फिर और जो आपको आता है वो लिख दो, जो आप पढ़े हैं, ठीक। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अंकों को हिंदी में लिखना है। सबसे इजी है, 1 ऐसे दिया रहेगा आपको, 1 हिंदी में लिख दो 1, 2 रहेगा वहाँ पे लिखा रहेगा, आपको हिंदी में 2 लिख दो 2, ऐसे आप 2 पूछेगा उसमें से, इसमें से कोई 2 पूछेगा, आपको 2 अंक दे देगा, वही आपको लिखना होगा। हो सकता है 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, जो आपको प्रश्न में पूछेंगे। अगर 2 पूछा है 2 लिख दो, 3 पूछा है 3, बड़ी की मात्रा रहेगी 3 पे, 4 लिखा है 4, 5 ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा है। देखो वही अंक है ना, 6 और 7, 6 ऐसे लिखते हैं, 7 भी ऐसे लिखते हैं, आ का मात्रा लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, सही शब्दों की पहचान करो। ऐसे दे दिया जाएगा कुछ वर्ड्स, उसको हमें सही जो है सही शब्द की पहचान करनी होगी। जैसे देखो पहला इसमें लिखा है ना, ऐसे दे दिया, आपको गलत दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपको साइड में सही भी दिया जाएगा, ये जो दिया जाएगा साइड में, और आपको ऐसे भरना होगा, बीच में यहाँ पे लिखना होगा कि चौकीदार लिखा है, चौकीदार, और आपको लिखना होगा चौकीदार, वही सही करना होगा आपको। लिखा है केंद्रीय विद्यालय, देखो लिखा केंद्रीय विद्यालय, आपको लिखना होगा केंद्रीय विद्यालय। ध्यान से देख लो, इन्हीं में से एक आएगा, पक्का इन्हीं में से एक आएगा, ये तीनों में से एक जरूर आएगा, और ये तीनों गलत हैं और ये तीनों सही हैं। आपको सही कौन सा है वही आपको लिखना होगा, ठीक है ना। चौकीदार, केंद्रीय विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय, किताब देखो है ना, किताब पे छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है। देखो किताब पे छोटी ई की मात्रा रहती है, ठीक है। हमारा प्रश्न यहीं तक समाप्त होता है, इतने ही प्रश्न पूछेंगे, यही हमारा लास्ट था, ठीक है ना। सही शब्द की पहचान करना था, ठीक। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ो, रिवीजन अच्छे से करो, ठीक। थैंक यू सो मच।